तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि किसी लड़की के बेडरूम के नीचे छिपा होता है। और अब ये लड़की उठकर पूरे दिन क्या क्या अपने रूम में करती है ये सब कुछ लड़का उसके बेड के नीचे से देखना चाहता है। अब ये लड़का कौन है आखिर और ये इस बेड के नीचे क्या कर रहा है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। तो हम जान पाते हैं कि इस लड़के का नाम मिशू होता है और ये लड़का खुद से बहुत ही अकेला रहता है और इसके साथ साथ इसका स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होता और ना ही इसके घर वालों की इसकी कोई कदर होती है। और इस वजह से मिशू को ये बात बहुत ही चुभती है। और जब उसके क्लास के ग्रुप की फोटो खिंच रही होती है तो मिशू उसमें भी नहीं होता और इस बात से उसके स्कूल टीचर को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और अब हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दुनिया में ही मिशू का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक दिन हम देखते हैं कि मिशू लाइब्रेरी में बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन तब तक उसके पीछे बैठी हुई लड़की उसका नाम लेकर उसे बुलाती है और उसे देखने के बाद मिशू के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि पहली बार इसे किसी ने नाम लेकर बुलाया था, वो भी एक लड़की ने। और हम जान पाते हैं कि इस लड़की का नाम सासाकी है और हम जान पाते हैं कि सासाकी यहाँ पर इसकी बहुत हेल्प करती है। जिसके बाद अब ये दोनों एक जगह पर कॉफी पीने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों काफी पी रहे होते हैं, ऐसा देखकर मिशू बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज तक उसके साथ किसी ने भी कॉफी नहीं पी थी और आज दिन उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठकर उसके सामने कॉफी पी रही है। अब उस दिन को लेकर आज पूरे 11 साल हो गए हैं क्योंकि उस दिन के बाद से मिशू ने सासाकी को कभी नहीं देखा और मिशू 11 साल से सासाकी को ढूंढ रहा होता है और बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार मिशू को सासाकी का घर दिख जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिशू सासाकी को छुपकर देखता है जो कि पहले जैसी नहीं रही। यहाँ पर वो देखता है कि वो बहुत ही कमजोर हो चुकी है और बहुत ज्यादा उदास रहती है और इसके साथ साथ उसे दूसरे लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर मिशू उसके सामने खड़ा होता है लेकिन सासाकी बिना उसे पहचाने उसे छोड़कर आगे निकल जाती है क्योंकि इन दोनों को बिछड़े लगभग 11 साल गुजर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मिशू एक शॉप खोल लेता है जो कि सासाकी के घर के बिल्कुल सामने होता है और मिशू उस शॉप के ऊपर वाले फ्लोर में रहने लगता है और सासाकी के अपने टाइम की एक बड़ी फोटो फ्रेम अपनी दीवार पर लगा देता है और वहाँ पर वो एक पुतली को एक ड्रेस भी पहनाता है जिसे सासाकी ने 11 साल पहले पहना था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिशू सासाकी को अपने घर से रोज देखता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मिशू की शादी भी हो चुकी है और उसका हस्बैंड उसे एक रात बहुत ज्यादा मार रहा होता है और ऐसा देखने के बाद मिशू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अगले दिन फिर से मिशू सासाकी को देखने के लिए जाता है और वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उसका चेहरा बिल्कुल खराब हो चुका है क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे बहुत ही ज्यादा मारा है। अब इसके बाद मिशू सासाकी को खुश करने के लिए उसके घर पर एक बड़ा सा गुलदस्ता और नोट उसके दरवाजे पर छोड़कर चला जाता है और उस गुलदस्ते में लिखा होता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। लेकिन सासाकी उन नोटों को और फूलों को कचरे में डालकर चली जाती है क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आजकल अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टॉर्चर सह रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन सासाकी उसकी शॉप पर आती है और वहाँ से एक फिश एक्वेरियम खरीदती है। अब इसके बाद मिशू एक्वेरियम को लगाने के लिए उसके घर में जाता है और वहीं पर वो मौका पाकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और इसके साथ साथ उसके लाइटर में वो एक माइक्रोफोन भी लगा देता है ताकि वो उसके घर में हो रही सारी बातों को सुन सके। अब उसी रात को वो सुन पाता है कि सासाकी का पति उसका रेप करता है और मिशू अपने रूम में बैठकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। अब ये सारी चीजें मिशू को बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं। अब कुछ टाइम तक हम देखते हैं कि मिशू उसके घर में छुप छुप कर जाता है जहां पर वो जाकर लाइटर की बैटरी को चेंज कर देता है और सासाकी जिस जगह पर लेटती है वो उसी जगह पर सो जाता है और वहां लेटकर वो सासाकी को फील करता है। अब इसके बाद हम देख पाते हैं कि सासाकी उसकी शॉप पर आती है जिसके बाद वो उसे जूस पिलाता है और इस वक्त मिशू अपने पुराने वक्त को याद कर रहा होता है। अब सासाकी के वहां से जाने के बाद वो उसके जूठे कप को किस करता है और वो फिर से डायपर पहनकर उसके रूम में चला जाता है और उसी के बेड के नीचे छिप जाता है और इस वक्त वो बेड के नीचे ये आवाज़ सुनता है कि उसका हस्बैंड उसका रेप कर रहा है और ये सब कुछ मिशू देख और सुन रहा था। लेकिन तब तक एक दिन सासाकी के हस्बैंड को वही नोट मिल जाता है जो कि मिशू ने सासाकी को हमेशा खुश रहने के लिए लिख कर दिया था। अब उसके हस्बैंड को लगता है कि सासाकी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए सासाकी का हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा मारता है और इसके साथ साथ उसे ले जाकर वो पानी में भी डुबा देता है जिसकी वजह से सासाकी बेहोश हो जाती है और फिर उसका हस्बैंड आराम से बेडरूम में जाकर सो जाता है। और अब जब सब कुछ शांत हो जाता है तब मिशू जाकर सासाकी को पानी से बाहर निकालता है और उसके ऊपर कंबल डालकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर सासाकी को लगने लगा था कि उसके घर में कोई है जो कि उसकी परवाह करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन मिशू सपना देख रहा होता है जिसमें वो सासाकी के साथ सब कुछ कर रहा होता है जो कुछ वो आज तक करना चाहता था। अब यहाँ पर मिशू ने सोच लिया था कि अगर उसके हस्बैंड ने दोबारा से सासाकी को हाथ लगाया तो उसे मार डालेगा। जिसके बाद वो वापस से सासाकी के घर पे जाता है और इस रात वो पहुंचकर देखता है कि सासाकी अपने हस्बैंड से कह रही है कि उसे अपनी मॉम के घर पे जाना है क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। लेकिन उसका हस्बैंड उसे वहां जाने से मना कर देता है। लेकिन ऐसा देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सासाकी के हस्बैंड को जाकर एक थप्पड़ मारता है। अब इसकी वजह से उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा मार भी पड़ती है और अब वो फिर से उसका रेप करने लगता है। लेकिन ये सब कुछ मिशू देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो वापस अपने घर पर आ जाता है और वो सासाकी को बचा नहीं पाया, इस वजह से बहुत ज्यादा रोता है। अब वो अगले दिन देखता है कि सासाकी अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग रही होती है। तब मिशू उसका पीछा करने लगता है लेकिन उसके पीछे करने का कोई मतलब नहीं निकलता क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर निकल चुकी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सासाकी एक होटल में रुक जाती है लेकिन तब तक वहां उसका हस्बैंड भी आ जाता है और उसे वहां पर फिर से मारपीट कर उसे अपने घर ले जाने लगता है और यहाँ पर वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत सही वक्त पर वहां पर मिशू आकर उसे बेहोश कर देता है। अब अपने हस्बैंड को बेहोश देखकर सासाकी उसका गला दबाने की कोशिश करती है क्योंकि आज तक उसने उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। लेकिन तब तक मिशू उसका हाथ उसके गले से हटाता है और खुद अपने हाथों से उसके हस्बैंड का गला घोट देता है और वहां पर उसे जान से मार डालता है और वो पुलिस के पास जाकर कन्फेस भी कर लेता है कि उसने एक मर्डर किया है। जिसके बाद अब सासाकी मिशू के घर पर जाकर देखती है कि ये लड़का आखिर था कौन जो कि इसकी इतनी ज्यादा परवाह करता था। लेकिन अब सासाकी को उसके बचपन की फोटो मिल जाती है जहां पर उन्होंने ग्रुप में फोटोज क्लिक करवाए थे और तब सासाकी को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ मैंने कॉफी पी थी। और अब इसके बाद सासाकी को इसका नाम भी याद आ जाता है और वो भागकर मिशू के पास जाकर उसका नाम लेकर चिल्लाती है, ये देखकर कि मैं सासाकी को याद हूँ।
और ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे एक हल्की सी स्माइल देता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।